अब बच्चों जैसा कि मैंने कहा, अब हम प्रूव करेंगे वैल्यू के थ्रू। देखो फर्स्ट शेल यानी के शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होती है। कैसे आया बच्चों? ये अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, तो मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, तो -13.6 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट शेल है तो n कितना हो जाएगा 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों -13.6। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी आई है बच्चों -13.6 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ऐसे सेकेंड शेल के लिए मैं Z तो 1 ही लूंगा, हाइड्रोजन के लिए Z तो फिक्स हो गया, n की जगह क्या पुट कर दूंगा 2, तो मेरे पास बच्चों ये वैल्यू आएगी। थर्ड शेल के लिए मैं इसी फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों 3 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। फोर्थ शेल के लिए मैं n की जगह यहाँ पे 4 पुट करूंगा, सॉल्व करने पर ये आएगा। ऐसे बच्चों फिफ्थ शेल, ऐसे सिक्स्थ शेल, ऐसे हम बच्चों चलते जाएंगे। तो हम बस यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए इस n की वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर तो 1 फिक्स है, हम एनर्जी निकालते जा रहे हैं। तो देखो बच्चों मैथमेटिकली भी यहाँ से हमें समझ आ रही है बात कि यहाँ होता है न्यूक्लियस। यहाँ कौन होगा बच्चों? न्यूक्लियस। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो बच्चों कि न्यूक्लियस के सबसे नियर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी सबसे कम है। फिर उसके बाद एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो बच्चों मैथमेटिकली हमें एक बात समझ आ गई कि न्यूक्लियस के पास सबसे नियर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। अब उसकी एनर्जी नीचे से अगर आप देखो न्यूक्लियस से दूर, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो बताओ उसकी एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? दैट इज इनफाइनाइट पर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट पर। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और सबसे पास वाले शेल में, फर्स्ट शेल में उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? न्यूक्लियस से दूर जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो बच्चों यहीं से हमने एक बात बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट पे पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। अब आप मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो न्यूक्लियस के पास नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज यानी एनर्जी एब्जॉर्ब, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा, यानी उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी इंक्रीज और ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी डिक्रीज। न्यूक्लियस के सबसे पास उसकी एनर्जी मिनिमम, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है बच्चों? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हमसे यहाँ डिफरेंस पूछा जाता है एनर्जीज का कि सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल की एनर्जी का डिफरेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे? E2 माइनस E1। तो मेरे पास आएगा बच्चों सॉल्व करने पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सारी एनर्जीज बच्चों हम कहाँ से कैलकुलेट करके लाए हैं? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके लाए हैं। ठीक है। E3 माइनस E2 हायर माइनस लोअर, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4, ऐसे ही हम बच्चों लिखते जाएंगे। तो जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक बात हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि जो डिफरेंस है ना बच्चों वो कम होता जा रहा है। E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, है ना, E5 माइनस E4, ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी का वो कम होता जा रहा है। तो बच्चों हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा ये वाला। तो जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कम होता जा रहा है। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो क्योंकि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ओके। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया हम डिफरेंस के लिए E2 माइनस E1 करते हैं। तो बच्चों इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो हमारे पास डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट देखें
तो एनर्जी की डिफरेंस का ये फॉर्मूला मेरे पास आएगा, आप इसको डायरेक्ट लर्न करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं एक बार आपको अगर बताना चाहूँ तो बच्चों En1 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर, En2 इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अब बच्चों दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 कॉमन आ जाएगा, z कॉमन आ जाएगा, मेरे पास ये रिलेशन आएगा। और N2 हमेशा N1 से बड़ा, दैट इज हायर शेल और लोअर शेल। ये बच्चों डिफरेंस निकालना हो अगर हमें दो शेल की एनर्जी का, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम स्पेशल पॉइंट्स। जैसा मैंने कहा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि शेल बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि E इक्वल्स टू होता है PE/2। अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर बच्चों इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ये इस तरह से होता है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। डिफरेंस बच्चों अभी हमने पढ़ा था, क्या हो रहा था? E2 माइनस E1, ये वाला जो डिफरेंस था बच्चों ये कम होता जा रहा था। लेकिन अगर आप इस वाले डिफरेंस को निकालोगे बच्चों, जिसमें हमने E1 को फिक्स कर दिया है, तो देखो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि इन सब में बच्चों E1 तो फिक्स है ना, E1 तो फिक्स है, तो E2 से ज्यादा एनर्जी E3 की, E3 से ज्यादा एनर्जी E4 की, E4 से ज्यादा एनर्जी E5 की। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात हुई कि शेल बढ़ने पर टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दैट इज अ कंक्लूजन बच्चों, जो एक्चुअली हमें अब ध्यान रखना है। तो एन बढ़ने पर ई बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होगी। डिफरेंस जो हमने पढ़ा था बच्चों वो कम हो रहा था, लेकिन ये जो डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट से डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहां पर E1 को आपने फिक्स कर दिया है, तो आप बिना कैलकुलेट के इस ऑर्डर को लर्न कर सकते हो कि E2 से ज्यादा है E3, फिर E4, फिर E5। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। Minimum amount of energy required to remove an electron from the ground state. Ground state means बच्चों n equals to 1, that is first shell से, of an isolated atom. Isolated atom का मतलब होता है सिंगल एटम, सिंगल गैसियस एटम, इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि सपोज हम बात करें ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, कुलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में। तो जब तक हम बाहर से इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से एटम के बाहर नहीं जाएगा। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करना है, फर्स्ट शेल से एक्साइट करके एटम से बाहर ले जाना है, तो हमें इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। क्या बच्चों? टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर अगर चला जाता है तो इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट शेल यानी ग्राउंड स्टेट, तो जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हमें फर्स्ट शेल ही लेना है। अगर आपसे सिंपल बोल दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है, रिमूव करना है एटम से। और अब एटम से आप रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहां ले जा रहे हो? इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो। रिमूव कर रहे हो, एटम से बाहर ले जा रहे हो, तो लिमिट कहां है? दैट इज इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे हमें ले जाना है। तो यहां से
फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए हमें जो बाहर से मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होगी दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट शेल की एनर्जी और फर्स्ट शेल की एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा, इनफाइनाइट और फर्स्ट शेल की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, उतना मिनिमम डिफरेंस एनर्जी का अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दें तो मिनिमम इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ई इनफाइनाइट माइनस E1, इनफाइनाइट शेल की एनर्जी और फर्स्ट शेल की एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस की एनर्जी हमें बाहर से देनी होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा, मतलब 1 से इनफाइनाइट पे चला जाएगा। और हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट शेल की एनर्जी 0 होती है, ठीक है, तो माइनस E1 हमारे पास बचेगा। तो ये जो माइनस E1 हमारे पास आया है बच्चों, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास यहां से कंक्लूजन हो गया कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन की बात करूं बच्चों, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो बच्चों मैं यहां उसको पुट करूंगा, तो माइनस 13.6 दैट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर हमें हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाना है, रिमूव करना है, तो हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी, दैट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज यहां एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को यानी एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है माइनस 13.6। हम लॉजिकली सोचे तो फर्स्ट शेल की एनर्जी है माइनस 13.6, वहां से हमें इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाना है, तो बच्चों मिनिमम उतनी ही एनर्जी अगर हम अपोजिट प्रोवाइड कर दें, दैट इज माइनस 13.6, तो अगर हम प्लस 13.6 एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर चला जाएगा और इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये बच्चों एज अ कंक्लूजन अब हमें याद रखना है कि कोई और एटम आ जाए, हीलियम, लिथियम प्लस कोई भी आ जाए, तो हम इस कंक्लूजन को यूज करेंगे बच्चों। और हाइड्रोजन के अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो दैट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, सेपरेशन एनर्जी। अब बच्चों हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना। सेपरेशन एनर्जी में हम पढ़ेंगे क्या कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड ए सेपरेशन एनर्जी। यहां बच्चों हम फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे ले जा रहे थे, अब सेकंड से इनफाइनाइट पर, थर्ड से इनफाइनाइट पर, फोर्थ से इनफाइनाइट पर, मतलब ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज सेपरेशन एनर्जी। तो बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी शेल से एक्सेप्ट फर्स्ट शेल अगर आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो जो एनर्जी यहां से यहां हमें रिक्वायर होगी दैट इज सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन अगर सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन से अगर आप इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो अब उस रिक्वायर्ड एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये डिफरेंस है कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट शेल से, और उसके अलावा अगर आप किसी भी और शेल से ले जा रहे हो तो दैट इज सेपरेशन एनर्जी। अब कैसे पता लगेगा कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, वही इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो सपोज अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना है, ठीक है, तो देखो बच्चों अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना है तो 2 से इनफाइनाइट के बीच जो एनर्जी का गैप होगा, डिफरेंस होगा,
उतनी ही एनर्जी अगर मैं बाहर से प्रोवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और इनफाइनाइट पर चला जाएगा। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, इनफाइनाइट 0 होता है तो इक्वल्स टू -E2। ठीक है, अगर बच्चों में बोलूं थर्ड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना है तो थर्ड शेल से इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट -E3, तो बच्चों इसे कहेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, इसे कहेंगे सेकंड सेपरेशन एनर्जी। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना, सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ओके, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में E2 की वैल्यू होती है -3.4, तो हमारे पास -3.4 होती है E2 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए। तो मैं अगर यहां पुट करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +3.4। तो ये किसके लिए बच्चों? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्साइटेशन एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को। तो देखते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। इस बार बच्चों हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको एक्साइट करना है, एटम के अंदर ही रखना है। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल पे, फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल पे, मींस ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर शेल में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट शेल से यानी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एक्सेप्ट इनफाइनाइट, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट पे ले गए तो फिर उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो फर्स्ट शेल से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा बच्चों? E2 - E1, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ले जाना है, 1 से 2 में ले जाना है तो इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे दैट इज E2 - E1। अगर मैं आपसे कहूं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन हम ले जाएंगे 1 से 3 में, तो 1 से 2 में ले जाने के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 में ले जाने के लिए सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 4 में ले जाने के लिए थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है? नाउ ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज हम यहां पर एटम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? एक बार तीनों में अगर हम क्विक रिवीजन देखें तो ग्राउंड स्टेट n = 1 से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो तो जो एनर्जी हमें यहां रिक्वायर्ड होगी इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट से n = 2, 3, 4 अगर हम ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और किसी भी एक्साइटेड स्टेट से एक्सेप्ट ग्राउंड अगर हम इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं तो इसे कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो बच्चों ये कंक्लूजन आप देख सकते हो कि ग्राउंड से इनफाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन एनर्जी, और एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट पर सेपरेशन एनर्जी। तो दैट इज अ कंक्लूजन बच्चों। क्लियर है? ओके बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड एनर्जी लेवल ऑफ लिथियम +2। तो बच्चों सबसे पहले टोटल एनर्जी का हमने रिलेशन पढ़ा था, दैट इज अ टोटल एनर्जी। अब यहां जो Z है इट इज एटॉमिक नंबर एंड N इज नंबर ऑफ शेल। अभी हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3। सेकेंड एनर्जी लेवल तो N = हो गया बच्चों 2। तो अब हम इनको यहां पे पुट कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको सॉल्व किया, मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, दैट इज लिथियम आयन के सेकेंड एनर्जी लेवल में हमने इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल बच्चों। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको यहां पुट कर देंगे तो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई प्लस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो Z लिथियम के लिए 3 हमने पुट किया, सेकेंड एनर्जी लेवल तो n इक्वल्स टू 2, सॉल्व किया माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हमने पढ़ा था, इसको यहां पुट किया माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2। नाउ बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो मैंने आपको बताया था बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 3, और ये बच्चों हमें ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो अब हम ये रिलेशन कैसे लेकर आए बच्चों? हम जानते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बच्चों इस रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाल के रखा। नाउ E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, वो इस रिलेशन से हमने देखा बिकॉज एनर्जी Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अब अगर हम देखें तो E1 अपॉन E2 हमें रेशो निकालना है, ठीक है? तो बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 3। तो अब हम इनके एटॉमिक नंबर को पुट कर देते हैं, इट इज हीलियम का एटॉमिक नंबर, इट इज लिथियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हमसे बोला है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम मतलब फर्स्ट शेल, तो बच्चों हमने पुट कर दिया फर्स्ट शेल। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड शेल, तो हमने पुट कर दिया बच्चों 3। सॉल्व किया, मेरे पास रेशियो आ गया 4:1, ठीक है। तो हमने यहां पर हीलियम प्लस के लिए लिखा है बच्चों E1, जिसके लिए हमारे पास N1 है 1 और Z1 है बच्चों 2। हमने इस तरह से वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। लिथियम प्लस 2 के लिए बच्चों हमने E2 रिप्रेजेंट किया है और इसके लिए हमने N2 इक्वल्स टू 3 लिया है और Z2 इज इक्वल्स टू बच्चों 3। तो बच्चों हमने ये वैल्यूज एक्चुअली यहाँ पे पुट की है, ठीक है। तो देखो हीलियम का नंबर ऑफ शेल यानी N1 1 की बात हो रही है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम के लिए बच्चों एटॉमिक नंबर भी 3 और हमसे बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी, बस थोड़ा ध्यान रखना है हमको कि हम वैल्यूज किस तरह से पुट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगेन बच्चों n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखो बच्चों हमसे बोला है L शेल, L शेल का मतलब होता है सेकेंड शेल, सेकेंड शेल से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। रिमूव वर्ड आ गया बच्चों, रिमूव वर्ड का मतलब होता है इनफाइनाइट पे ले जाना है हमें, तो हमें इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना है। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब सेकेंड शेल से इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3.4। और बच्चों हमने पढ़ा था कि एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में सेपरेशन एनर्जी गिवन है। तो कैसे बच्चों, E इनफाइनाइट माइनस E2, E इनफाइनाइट की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो हमने पुट कर दिया 0 माइनस E2, तो मेरे पास आ गया माइनस E2। अब मुझे बच्चों ये वाला डिफरेंस, मुझे क्वेश्चन में ये डेल्टा E, ये डिफरेंस यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बच्चों E2 इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें डेल्टा E इनफाइनाइट माइनस E2 की वैल्यू गिवन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इनफाइनाइट 0 होता है तो E2 इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 3.4। तो अब सेकेंड शेल की एनर्जी हमारे पास है, वो हमसे बच्चों क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो कि थर्ड शेल की एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों वही रिलेशन, अब हम थर्ड शेल के लिए हमसे एनर्जी पूछ रहा है तो अब हम वही रिलेशन यूज करेंगे। तो बच्चों सेकेंड शेल की एनर्जी मेरे पास है माइनस 3.4, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं।
थर्ड शेल की एनर्जी मुझसे पूछी है और एटम सेम है, एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर बच्चों क्या हो जाएगा 1, एक ही एटम के लिए बात हो रही है। थर्ड शेल तो हमने उसकी जगह 3 पुट कर दिया, सेकंड शेल के लिए हमने 2 पुट कर दिया बच्चों। सॉल्व किया तो मेरे पास थर्ड शेल की एनर्जी आ गई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, then the energy of the electron in first excited state. Now first excited state मतलब बच्चों n equals to 2। तो बहुत इजी बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब हमें आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, ठीक है। अब हमने रिलेशन पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी में साइन का डिफरेंस होता है। तो हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -E1 होता है। अब इस आयनाइजेशन एनर्जी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास E1 आ गया बच्चों। वैसे भी हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी में साइन का ही डिफरेंस होता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी तो एनर्जी होगी नेगेटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी बाय डिफॉल्ट हमेशा फर्स्ट शेल के लिए ही होता है, क्योंकि फर्स्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन को हम इनफाइनाइट पे ले जाते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बाय डिफॉल्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों वो फर्स्ट शेल की ही एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी मेरे पास है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे सेकेंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों जब एक शेल की एनर्जी गिवन हो, दूसरे शेल की एनर्जी निकालनी हो तो हम वही रेशो की फॉर्म में करेंगे अब इस तरह से बच्चों। और अब एटम सेम है, एटम सेम है बच्चों, तो Z1 और Z2 तो हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। फर्स्ट शेल की एनर्जी गिवन है, हमसे बच्चों पूछ रहा है कि सेकेंड शेल की एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों N2 मेरे पास कितना है 2 है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सेकेंड शेल की एनर्जी हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट शेल की एनर्जी हमारे पास है। सो सॉल्व किया, मेरे पास सेकेंड शेल की एनर्जी आ गई बच्चों किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। तो बच्चों मेन जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में वो ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। बाकी तो सेम हो गया, रेशो की फॉर्म में किया, फर्स्ट शेल की एनर्जी गिवन थी, सेकेंड शेल की एनर्जी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी इन बिटवीन द थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। देखते हैं बच्चों, हमने ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमसे रेशो पूछा है बच्चों, तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले मुझे Z1 मेरे पास कितना है बच्चों हीलियम के लिए, दैट इज 2, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि इसके लिए N1 है 2 और N2 है 3, तो बच्चों हम यहां पे पुट कर देंगे इसको। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, 13.6 से 13.6 कैंसिल हो गया। N1 की जगह बच्चों मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, N2 की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लिथियम प्लस 2। तो लिथियम प्लस 2 का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम प्लस 2 का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना 3। इसके लिए हमें बोला है फर्स्ट शेल एंड N2 हमें गिवन है बच्चों सेकंड शेल। तो अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मैंने यहाँ पे पुट किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो इस तरह से बच्चों हमने वैल्यूज पुट की, सिंपली सॉल्व किया, ये आया, और इसको भी हमने सिंपली सॉल्व किया, मेरे पास रेशियो आ गया 20/243, दैट इज द आंसर बच्चों। तो सिंपल, जब भी बच्चों रेशियो के क्वेश्चन आए तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, दोनों को सेपरेट सॉल्व करके रेशियो लाएंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा बच्चों। तो बेस्ट होता है रेशियो के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कर दो, कांस्टेंट कॉमन वैल्यूज कट जाएंगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है और टाइम भी बच्चों हमारा बच जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट की और आंसर ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट द सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब बच्चों सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी,
वो हमसे बोल रहा है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, का मतलब हुआ कि बच्चों N1 जो है हमारे पास वो है 1 और N2 है बच्चों हमारे पास 3। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में ले जाना है। कौन से शेल से? फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे कहते हैं सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में ले जाने के लिए। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में ले जाने के लिए। तो इन दोनों के बीच का बच्चों में डिफरेंस लाना है। बस हमसे वो यही पूछ रहा है कि फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो दोनों के बीच का जितना डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी, और यही मैंने आपको बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी में समझाया था। तो इट इज अ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो बच्चों N1 है मेरे पास 1, N2 है 3 का स्क्वायर 9, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 8/9, इसको और सिंपली किया हमने 48.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों मेरे पास डेल्टा ई बोलो या आप इसको बोलो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक आंसर बच्चों मेरे पास ये आ गया, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब हमसे बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस। तो बच्चों हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1 होता है। तो अगर मुझे हीलियम प्लस के फर्स्ट शेल की एनर्जी पता लग जाए तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा। तो हम एनर्जी का तो फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट n कितना हो जाएगा? तो बच्चों बाय डिफॉल्ट n हो जाएगा 1। बाय डिफॉल्ट आयनाइजेशन एनर्जी में n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो बच्चों मेरे पास आ गया -54.4। ये मेरे पास आ गई हीलियम प्लस के फर्स्ट शेल की एनर्जी। अब मैं इस E1 को यहां पे पुट कर दूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई हीलियम प्लस की 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। क्लियर बच्चों? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। वही बच्चों जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे ले जाना है हमें, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो हम दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे बच्चों। तो हमसे बोल रहा है सेकेंड से थर्ड में ले जाना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर होगा। तो हमसे यहां पूछ रहा है वो बच्चों डेल्टा E, दैट इज E3 माइनस E2। तो अब हम डिफरेंस के लिए बच्चों ये रिलेशन जानते हैं। तो N1 है मेरे पास 2 और N2 है 3। यहाँ N1 की जगह 2 और N2 की जगह बच्चों हम 3 पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसको सॉल्व किया मेरे पास आ गया 5/36 और इसको सॉल्व किया 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ एक और पॉइंट है, कभी कभी ऑप्शंस में, वैसे तो ये आंसर आ गया, बट कभी कभी ऑप्शंस में इस तरह से भी लैंग्वेज लिखी हुई आ जाती है। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये बच्चों मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पर तो 5/36 तो हमारे पास आ ही रहा है। 13.6 क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ये जो 13.6 है इट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम इसी आंसर को लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 5/36 ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब 13.6 जो कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का 5/36 टाइम्स हमारे पास आंसर आया है बच्चों। क्लियर है? तो ये लैंग्वेज भी बच्चों हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट of hydrogen atom is -6.8 electron volt per atom. Then find out kinetic energy, total energy and radius of orbit in which the electron is present. तो बच्चों सबसे पहले potential energy हमें given है, तो हम ये रिलेशन जानते हैं total energy equals to potential energy by 2। ये मुझे क्वेश्चन में given है, मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास यहां से टोटल एनर्जी आ गई। तो बच्चों एक आंसर तो मेरे पास आ गया डायरेक्ट इजी,
सेकेंड हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम रिलेशन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये रिलेशन बच्चों हमने पढ़ा था। तो अब टोटल एनर्जी को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों, सेकेंड आंसर आ गया। अब एक और बात कि ये जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है बच्चों, तो हम ये अच्छे से जानते हैं, हमने ये एग्जांपल पहले पढ़ा था हाइड्रोजन के केस में कि हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड शेल में होती है, और सेकेंड शेल का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि -3.4 एनर्जी जो है हाइड्रोजन में वो सेकेंड शेल की एनर्जी होती है। तो यहां से हमें n = 2 पता लग गया बाय दिस एनर्जी। हमें इस एनर्जी की वैल्यू से पता लग गया कि ये जो एनर्जी है वो कौन से शेल की है, वो सेकेंड शेल की है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है। क्लियर है बच्चों? या फिर हम इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 n। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे आपके पास एनर्जी आ गई, आपने पुट किया Z हाइड्रोजन का 1, अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास n = 2 आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वैल्यू लर्न नहीं करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों रेडियस। रेडियस का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था और हमें पता लग गया है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली कौन से शेल की है, सेकेंड शेल की है। तो n = 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसको सॉल्व किया बच्चों हमने तो 2 का स्क्वायर, तो इसको बच्चों हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 2.116। ठीक है, सो दैट इज द रेडियस बच्चों। ओके, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, उससे सेकंड शेल का हमें पता लग गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई और रेडियस हमने बच्चों फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? ओके, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मिनिमम एनर्जी इज रिलीज। बच्चों ये जो वैरायटी है क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वैसे तो आपसे पूछा है मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, तो अगर आप मैथमेटिकली करोगे तो आप इन सब की एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, उससे भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम सबका डिफरेंस निकाल के करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम लॉजिकली करेंगे। देखो, मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज एनर्जी की बात हो रही है। तो बच्चों 1 से इनफाइनाइट, जब आप इलेक्ट्रॉन को 1 से इनफाइनाइट में ले जाओगे तो बच्चों यहां एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जा रहे हो, लोअर शेल से हायर शेल पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो यहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं। नाउ बी ऑप्शन की बात करते हैं। 3 to 2, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ रहा है, हाँ हायर से लोअर में आ रहा है, यहां एनर्जी रिलीज होगी। सी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, 4 से 5, वही बच्चों आप इलेक्ट्रॉन को 4 से 5 में ले जा रहे हो, लोअर से हायर शेल में ले जा रहे हो, तो यहां एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो बच्चों ये आंसर भी मेरा नहीं हो सकता। तो 3 में से 2 ऑप्शन तो हमने वैसे ही कट कर दिए क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब होगी। 1 से इनफाइनाइट एब्जॉर्ब, 4 से 5 एब्जॉर्ब। अब बच्चों बात करते हैं डी ऑप्शन की। 3 से 1, हाँ यहां एनर्जी रिलीज होगी। अब बच्चों हमें लॉजिकली सोचना है कि यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज कहां ज्यादा होगी और कहां एनर्जी कम रिलीज होगी। तो बच्चों याद करो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में एनर्जी मिनिमम होती है। तो बच्चों लॉजिकली आप ध्यान रखो कि न्यूक्लियस की जितना नियर होगा इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस का उतना ही अट्रैक्शन होगा, तो वो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी मोर रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर है। तो यहां एनर्जी ऑब्वियस ही बात है, वहां एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो यहां एनर्जी लेस रिलीज होगी। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों दैट इज बी। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक कॉन्सेप्ट, कि जब भी नियर टू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के जितना नियर इलेक्ट्रॉन आएगा वहां एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर सकते हो कि नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहता है
तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना पास होगा वहां अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वहां एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। और हमने पढ़ा था फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब वहां एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है। तो यहां एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियस के पास आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो यहां एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा। ये सेकंड शेल में आ रहा है तो इसके कंपैरिजन में यहां एनर्जी कम रिलीज होगी। तो ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मिनिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इस बार बच्चों हमसे एब्जॉर्ब्ड की बात हो रही है, तो बात करते हैं 1 से इनफाइनाइट। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन 1 से इनफाइनाइट, फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे ले जाना है, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर पे पहुंचाना है, तो बच्चों यहां तो एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। सिंपल सी बात है, फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है क्योंकि वहां अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। और अगर फर्स्ट शेल से ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वहां एनर्जी भी आपको ज्यादा ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। 4 से 5 में बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। 3 से 2 में एनर्जी रिलीज होगी, हायर से लोअर में आ रहा है। 3 से 1 में भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये दो ऑप्शन तो बच्चों वैसे ही हम काट देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में से हमें चेक करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से इनफाइनाइट में जा रहा है तो मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में यहां न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में बहुत क्लोजनेस है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे पहुंचाना है तो एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें 4 से 5 में, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, फोर्थ शेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो यहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, यहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट बच्चों, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस। यहां लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, तो 4 से 5 में पहुंचाने के लिए हमको एनर्जी कम रिक्वायर होगी कंपैरिजन टू दिस। इसलिए आंसर हो गया बच्चों हमारा बी। क्लियर है? तो लॉजिक क्या निकला कि फर्स्ट शेल यानी न्यूक्लियस के जितना नियर होगा एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस के जितना नियर होगा वहां अगर आप उसको एक्साइट कर रहे हो तो एनर्जी भी वहीं सबसे ज्यादा रिक्वायर होगी। तो न्यूक्लियस के नियर है तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस के जितना नियर होगा उसको वहां से अगर एक्साइट करना है तो एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। न्यूक्लियस से दूर है तो लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। वो बोल रहा है बच्चों कि किस ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन हमें मिलेगा, मतलब कहां सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों इस लैंग्वेज का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिलीजेस, मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड। हमसे पूछा जा रहा है सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगी। तो वही बच्चों सबसे पहले 5 to 3, 5 से 3 में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, 5 से 3 में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी रिलीज होगी। 6 to 1, 6 to 1 बच्चों 6 से 1 में अगर आता है तो यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, 6 से 1 में भी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कंक्लूजन कि फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, तो यहां एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी, यहां एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी बच्चों। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं 5 से 4। और 2 से 4 बच्चों यहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये हमारा आंसर वैसे भी नहीं होना क्योंकि हमें मिनिमम एनर्जी रिलीज की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 से 4 और 5 से 3 में हमें देखना है कहां कम एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस के थोड़ा पास है, इसके कंपैरिजन में ये न्यूक्लियस के थोड़ा नियर है,
तो यहाँ एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिलीज होगी। ये न्यूक्लियस के सबसे पास है, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ एनर्जी बच्चों रिलीज होगी लेकिन कम रिलीज होगी, तो इसलिए आंसर हो गया बच्चों सी। क्लियर है, समझ में आई बात बच्चों? ओके बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक स्पेक्ट्रम की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों, व्हेन अ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द पैटर्न फोटोग्राफ ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट, इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। जब बच्चों हम हाइड्रोजन के सैंपल से रेडिएशन पास करते हैं और पीछे हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, तो हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वही अब बच्चों हमें डिस्कस करना है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में पता चल रहा है कि एनर्जी के एमिशन से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा और एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक होता है बच्चों सनलाइट का स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज रेनबो। अगर हम बात करें सनलाइट की, सपोज एक प्रिज्म हमने बीच में रख दिया, ये व्हाइट लाइट सनलाइट आ रही है, हमने यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, तो जो सनलाइट प्रिज्म से पास होती है, जब वो पास होती है बच्चों, तो वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम विबग्योर स्प्लिट हो जाती है। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, 7 कलर्स हमें मिलते हैं बच्चों। तो ये जो एनर्जी हमें यहां मिल रही है, जो हमें स्पेक्ट्रम यहां मिलता है, वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कि वॉयलेट के बाद जस्ट बाद इंडिगो स्टार्ट हो जाता है, इंडिगो के जस्ट बाद ब्लू स्टार्ट हो जाता है, यानी हर कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता है। हर कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता है, एक कलर के बाद दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम एटम्स का स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कंपैरिजन हमें ध्यान रखना है कि सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन का कुछ नहीं होता है, सीधा एनर्जी आती है। और व्हाइट कलर जो है, सनलाइट की जो व्हाइट लाइट है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, वो कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक कलर हमें मिलते जाते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइन एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली अगर हम बात करें तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां बच्चों हमें कुछ गैप देखने को मिलेंगे, जितनी भी लाइंस हमें मिलेंगी, यहां क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें कुछ लाइंस देखने को मिलेंगी, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और यहां लाइंस के बीच में गैप होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी से बच्चों प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअस नहीं करता है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है। तो स्पेक्ट्रम से एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, रिलीज भी पैकेट्स की फॉर्म में होती है और एब्जॉर्ब भी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली हमें कहीं हद तक ये बात प्रूव कर देता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वो बच्चों भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं बच्चों, और उसी के थ्रू एमिशन को समझेंगे। देखो यहां एक व्हाइट लाइट का सोर्स है, किसका सोर्स है बच्चों, हमारे पास यहां एक व्हाइट लाइट सोर्स है, ठीक है, इससे व्हाइट लाइट पास हो रही है। यहां हमने हाइड्रोजन का सैंपल भरा हुआ है, यहां बच्चों हमने हाइड्रोजन का सैंपल भरा हुआ है, मींस यहां देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन एटम्स, देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन एटम्स, यहां बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स, यानी एक सैंपल हमने भरा हुआ है। अब होता क्या है, जब हम व्हाइट लाइट को इस सैंपल से पास करते हैं तो हाइड्रोजन में यहां बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स क्या करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या बोले बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन के सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों यहां क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, वह एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं। और कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है वो बाहर निकल जाती है और हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कुछ कलर्ड लाइंस मिलती हैं, कुछ ब्राइट लाइंस मिलती हैं। इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हुआ क्या बच्चों कि हमने व्हाइट लाइट को सैंपल से पास किया, बहुत सारी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, बहुत सारी एनर्जी यहां सैंपल, क्योंकि बहुत सारे एटम है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है वो बाहर निकल जाती है और हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइंस की फॉर्म में मिलती है। इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक बात? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सैंपल जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं, अब हम इस लाइट के सोर्स को यहां से हटा देते हैं। अब हम इस लाइट के सोर्स को हटा देते हैं और ये जो सैंपल है जो एक्साइटेड फॉर्म में आ चुका है, जिसमें सारे एटम्स अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके हैं ऑलमोस्ट, उस एक्साइटेड सैंपल को बच्चों हमने यहां रखा। तो अब हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम एक्साइट हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एक्साइट हुए थे वो अगेन ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये बात हमने पढ़ी थी, क्योंकि वहां एनर्जी मिनिमम होती है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए हुआ क्या था, एक बार दोबारा देखें, यहां से सैंपल पे हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, एनर्जी एब्जॉर्ब की, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो गई, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल गया, लाइंस मिल गई। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि एक साथ एनर्जी रिलीज नहीं होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है। तो पैकेट्स बच्चों हमें लाइंस की फॉर्म में मिल जाते हैं, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे वो अगेन ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर जब आते हैं, बस यहीं पर बच्चों मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? वो एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एक साथ नहीं होती है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है उसको बच्चों हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, तो वो एनर्जी हमें लाइंस की फॉर्म में ऑब्जर्व होती है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जिस एनर्जी से यहां इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुए थे, वो एब्जॉर्ब एनर्जी जो यहां हो गई थी वो हमको यहां नहीं मिल रही थी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी वो ऑब्वियस सी बात है यहां हमको नहीं मिल रही थी। भाई आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई थी वो बाहर निकल गई थी। तो यहां हमें जो मिल रही थी वो एनर्जी मिल रही थी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई थी। ठीक है, इसका मतलब हम बोले कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे, एब्जॉर्ब हो गई थी, वही एनर्जी हमको यहां मिल रही है। तो इन शॉर्ट, हाइड्रोजन के सैंपल को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, एनर्जी एब्जॉर्ब की, हमने उस सैंपल को यहां रखा, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी यहां रिलीज हो रही है। तो जहां जहां हमको वहां पे डार्क कलर मिल रहा था बीच में, यहां हमको बच्चों वहीं पर लाइंस मिल रही हैं, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसीलिए कहते हैं दोनों एक दूसरे के फोटो नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट, इन सिंपल सी बात करें, हाइड्रोजन सैंपल पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई वो बाहर चली गई, स्क्रीन पे मिल गई। ठीक है, अब हमने उस एक्साइटेड सैंपल को रख दिया, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गए थे वही एनर्जी वापस रिलीज कर रहे हैं और वो रिलीज एनर्जी हमको यहां मिल जाती है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, अब हम इस एमिशन स्पेक्ट्रम को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो यहां कुछ साइंटिस्टों ने कुछ डिस्कवरीज की और अपनी अपनी अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इसमें हमें एक्सप्लेनेशन दिया, वो हम देखते हैं। देखो, हमने क्या कहा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गए थे वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये है बच्चों हमारा n = 1, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो लाइमन साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, चाहे वो 7th से आए, 6th से आए, 5 से, 4 से, 3 से, या किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इन सब लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेस के इक्वल होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा। लाइमन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन सब लाइन को लाइमन सीरीज कहा गया। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बच्चों उन लाइन को, उन सीरीज को लाइमन सीरीज और लाइमन लाइंस कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन, क्योंकि इन सब की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट के इक्वल होती है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएगा, जब भी कहीं पर भी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएगा तो इन सब लाइंस की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेस के इक्वल होती है, इसलिए इसको विजिबल रीजन कहते हैं और इसे बाल्मर सीरीज कहते हैं, क्योंकि ये बाल्मर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और बच्चों जो बाल्मर सीरीज है वो फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज है, फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज। सबसे पहले जो इन सारी लाइंस में से लाइन डिस्कवर हुई थी वो बच्चों बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी। वो है सेकंड नंबर पर, लेकिन वो डिस्कवर सबसे पहले हुई थी। उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। थर्ड शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड शेल में आएगा तो इन सब लाइन को पास्चन सीरीज कहते हैं। फोर्थ शेल में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में आएगा तो पी फंड सीरीज, सिक्स्थ शेल में आएगा तो हम्फ्री सीरीज। और इन सब की जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रेस के इक्वल होती है, इसलिए इसको IR रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? IR रीजन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को आना तो ग्राउंड स्टेट पे ही है, क्योंकि वो स्टेबल वहीं होता है। अब उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल, सेकंड शेल, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। डायरेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन 6 से फर्स्ट में आए, हो सकता है 7 से पहले 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए, हो सकता है 7 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। 7 से 1 में आ जाए, हो सकता है 6 से 2 में आ जाए, हो सकता है फिर 2 से 1 में आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस तक पहुंचना, न्यूक्लियस के नियर तक पहुंचने के लिए। तो दैट इज डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइंस हमें यहां मिलती हैं, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर फर्स्ट शेल में आता है तो उसे अल्ट्रावायलेट सीरीज या लाइमन सीरीज, सेकेंड शेल में आता है तो बाल्मर सीरीज, थर्ड में आता है तो पास्चन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए। और रही बात बच्चों एनर्जी डिफरेंस की, तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल की एनर्जी का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्स्ट शेल से थर्ड शेल की एनर्जी का डिफरेंस 12.09 होता है। फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल की एनर्जी का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 12.75 होता है। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल का एनर्जी का डिफरेंस 10.2, सेकंड शेल और थर्ड शेल की एनर्जी का डिफरेंस 1.89, थर्ड शेल और फोर्थ शेल की एनर्जी का डिफरेंस 0.66। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि ये डिफरेंस तो धीरे धीरे कम होता जाता है और ये वाला डिफरेंस बच्चों बढ़ता जाता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, क्लियर है। फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज, बाल्मर सीरीज। ओके, तो बच्चों एक बार हम टेबुलर फॉर्म में अगर देखें तो फर्स्ट इज लाइमन, सेकंड इज बाल्मर, थर्ड इज पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, 5 फंड एंड 6th हम्फ्री। ठीक है, लाइमन यूवी रीजन, क्योंकि उनकी जितनी भी लाइंस हैं उन सबकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेस के इक्वल होती है। फर्स्ट शेल की लाइंस को हम लाइमन लाइंस कहते हैं, इसलिए फर्स्ट शेल, बाल्मर सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल और ये 6th शेल। अब अगर n1 की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है n2 1 से ज्यादा ही होगा। यहां n1 2 है तो n2 की वैल्यू 2 से ज्यादा ही होगी, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट हमेशा ग्राउंड स्टेट से ऊपर ही होगा। तो एक्चुअली यहां ग्राउंड स्टेट ये है, यहां पर ग्राउंड स्टेट ये कहलाएगा, यहां पर ग्राउंड स्टेट ये कहलाएगा, यानी मतलब n2 यहां हमेशा n1 से बड़ा ही होगा। लाइमन के लिए, अगर आप लाइमन के लिए बोल रहे हो तो ग्राउंड स्टेट 1 है।
अगर आप बार्मर के लिए बोल रहे हो तो ग्राउंड स्टेट 2 है, ध्यान रखना बच्चों। अगर आप पाश्चन के लिए बोल रहे हो तो ग्राउंड स्टेट 3 है, ब्रैकेट के लिए बोल रहे हो तो ग्राउंड स्टेट 4 है, फंड के लिए ग्राउंड स्टेट 5 है और हम्फ्री के लिए ग्राउंड स्टेट 6 है, और N2 की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा ही होगी। अब आती है बच्चों नंबर ऑफ लाइंस की बात, कि सपोज इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है, ठीक है, लेट इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर लाइमन में कितनी लाइंस होंगी। तो बच्चों या तो मैं यहां फिगर से काउंट करूं कि इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है तो पर्टिकुलर लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस होंगी, तो 1 2 3 4 5 6। बाल्मर में कितनी लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5। पाश्चन में कितनी होंगी, 1 2 3 4। तो ये फिगर बनाकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चों में इस फिगर को नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने एक छोटा सा रिलेशन बनाया, दैट इज N2 माइनस N1। तो इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है, सपोज लाइमन की लाइंस पूछी जा रही है, तो बिना फिगर ड्रॉ करे अब हम यहां से नंबर ऑफ लाइंस बता सकते हैं कि लाइमन में कितनी लाइंस होंगी। तो N2 हो गया 2 और N1 हो गया 1। तो 7 माइनस 1 बच्चों अब कितना हो जाएगा यहां पर, 6 लाइंस। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है तो बाल्मर में लाइंस बताओ कितनी होंगी, तो बच्चों हम बोल देंगे 7 माइनस 2, क्योंकि बाल्मर के लिए ग्राउंड स्टेट तो 2 है, तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। वो बोलेगा पाश्चन के लिए लाइंस बताओ, तो ग्राउंड स्टेट अब क्या हो जाएगा 3, तो 7 माइनस 3 4। तो इस तरह से बच्चों हम पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज बीटा लाइन, थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज गामा लाइन। जैसे अगर हम बोले तो बच्चों किसी भी रीजन की फर्स्ट लाइन को अल्फा, सेकंड को बीटा और थर्ड को गामा कहते हैं। ऐसे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो फर्स्ट लाइन अल्फा, सेकंड लाइन बीटा, थर्ड लाइन गामा, ये रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गई बच्चों। ये अभी हमने बोला ही था, ये सारा IR रीजन है बच्चों, और ये फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज है बाल्मर सीरीज, जो सेकंड नंबर पर है बट फर्स्टली डिस्कवर्ड सीरीज है। तो दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर नीचे आ रहा है एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपसे पूछी जाए, दैट इज टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, इसी को हम बोल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस बतानी है, पूरे स्पेक्ट्रम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी है आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2, दैट इज, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश N2 माइनस N1। जैसे अगर मैं आपको देखूं, अगर आपको इस फिगर में बताऊं मैं, आप देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है। सुनना बच्चों अच्छे से क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बताइए। इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बताइए। तो हम कैसे काउंट करेंगे, देखो 1 और 2 3 और फिर ये वाली 3, फिर ये 4, फिर ये और फिर ये। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस मिल जाएंगी। 7 से 1 में टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉसिबल लाइंस का पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, हम यही तो कर रहे हैं बच्चों। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे। बट फिर वही बात, इस तरह से काउंट करने के लिए बच्चों हमको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आप इस तरह से काउंट करना चाहते हैं तो। बट एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया बच्चों इसके लिए, क्या, ये वाला बच्चों, दैट इज N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। तो इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं, बट फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ दैट फिगर, और इसके लिए हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर N1 फर्स्ट शेल है, अगर N1 यहां पे फर्स्ट शेल है, इफ N1 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट फिक्स कर दिया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस N1 की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन कब,
जब N1 1 हो, ग्राउंड स्टेट हो, और अदरवाइज बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके फिर बच्चों ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि पर्टिकुलर किसी सीरीज के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर लाइमन में बताइए, पर्टिकुलर बाल्मर में, पर्टिकुलर पास्चन में, पर्टिकुलर ब्रैकेट में, तब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। और ये रिलेशन कब यूज करेंगे? जब टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस आपसे पूछा जाए, टोटल पॉसिबिलिटी पूछा जाए। तो 7 से 1 में अगर आप से टोटल पॉसिबल लाइंस पूछी जाए तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। 7 से 1 में लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट के लिए पूछा जाए, पर्टिकुलर पूछा जाए तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो दोनों फॉर्मूलों का बच्चों में डिफरेंस ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर अब अगर हम बात करें बच्चों तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6th to 3rd ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन 6 से 3rd में आ रहा है, तो बच्चों ये हो गया N2 और ये हो गया N1। आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है, पूरे स्पेक्ट्रम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों 6 से 3 में है तो एमिशन है, हायर से लोअर में आ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? ये वाला। तो N2 की जगह 6, N1 की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा। मैंने सॉल्व किया, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी मुझे 6। अब उसने पूछा नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन। बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 से 3 में आ रहा है बस, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए यूवी में लाइंस कितनी होंगी। और यूवी का मतलब तो होता है बच्चों फर्स्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन तो 6 से 3 में आ रहा है ना, 1 में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में आके रुक गया, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में आके रुक गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही मतलब हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से नीचे नहीं गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यूवी में हमें लाइंस नहीं मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसलिए बच्चों यूवी में लाइंस हो जाएंगी 0। अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आता तो हम बोल सकते थे कि यूवी में लाइंस कितनी होंगी, फिर हम 6 - 1 करके 5 ले आते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में ही आ रहा है, नीचे गया ही नहीं, तो नीचे नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी आपको? 0। ऐसे ही बच्चों विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब हो गया बाल्मर। अब इलेक्ट्रॉन 3 में आ रहा है, 2 में भी नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहां 2 में नहीं आ रहा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहां बताओ आप बाल्मर विजिबल में लाइंस बताओ। तो फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन 6 से 3 में आ रहा है, नीचे सेकंड वाले शेल में तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, इसलिए वहां पर भी लाइंस कितनी होंगी? 0 होंगी। तो बच्चों नंबर ऑफ लाइंस इन पास्चन रीजन की अगर हम बात करें तो पास्चन का मतलब हो गया कि N1 = 3। तो अब बच्चों हमसे किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइंस पूछा जा रहा है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं N2 - N1, और पास्चन के लिए N1 होता है 3। N2 बच्चों 6th से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 3 दैट इज 3। नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट रीजन, तो अगेन बच्चों N2 - N1, और ब्रैकेट के लिए N1 = होता है 4, तो 6 - 4 2। फंड के लिए अगर हम बात करें बच्चों तो पी फंड के लिए N1 = होता है 5, तो 6 - 5 = 1। अब हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। आपको बताना है इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस होंगी। तो बच्चों पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों ही एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन है। पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही तो इंक्लूड होती हैं। तो अब आपसे इंफ्रारेड रीजन की टोटल लाइंस पूछी जा रही हैं एक्चुअली, तो हम क्या करें, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 3 + 2 + 1 दैट इज 3 पास्चन की, 2 ब्रैकेट की और 1 पी फुंड की, तो टोटल = 6 दैट इज इंफ्रारेड रीजन की लाइंस हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स 5 लाइंस इन यूवी रीजन। आपको बच्चों यूवी रीजन में 5 लाइंस बोली गई हैं। हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन? तो बच्चों कैसे करेंगे? नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन, हम रिलेशन यूज कर रहे हैं N2 - N1, और N1 बच्चों 1 होगा फॉर यूवी रीजन दैट इज लाइमन सीरीज।
तो और ये हमें n2 माइनस 1 क्वेश्चन में गिवन है 5 के इक्वल, तो यहां से n2 मुझे पता लग गया 6। अब बच्चों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब होता है पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड की लाइंस कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ लाइंस इन पास्चन, पास्चन के लिए n1 होता है 3, n2 6, ऐसे बच्चों ब्रैकेट के लिए हमने निकाल लिया 2 आ गया, ऐसे बच्चों फंड के लिए आ गया दैट इज 1। तो ये तीनों एक्चुअली इंफ्रारेड होती है। अब तीनों लाइंस को ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल इंफ्रारेड लाइंस मिल जाएंगी। या फिर बच्चों एक मेथड और है मेरे पास कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाइंस यूवी रीजन में। हम जानते हैं यूवी से पहले बाल्मर होता है, बाल्मर मतलब विजिबल, 5 से पहले होगा 4, तो बच्चों ये होगी विजिबल लाइंस, 4 के पहले होगा 3, और बच्चों अगर हम देखें तो 3 से पहले होगा हमारे पास 2 और 2 से पहले होगा 1। अब 5 लाइंस यूवी में है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले 4 किस में होंगी, विजिबल में, और विजिबल से पहले जितना भी होगा वो सारा होगा इंफ्रारेड। तो बच्चों 3 + 2 + 1 यानी कि टोटल हो गई 6। तो बच्चों हम इन शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एग्जैक्ट मेथड, ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड हो गया, एग्जाम में से कम टाइम लगेगा। 5 लाइंस यूवी में है, उससे पहले होगा 4 दैट इज विजिबल, और विजिबल से पहले पास्चन, ब्रैकेट, फुंड वो सब किस में होता है, IR में होता है। तो ये सारी लाइंस काउंट कर ली, मेरे पास आ गया 6। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।